आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार झारखंड की हर वो बड़ी खबर इन आधे घंटों के दौरान आप देखने वाले हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जिन खबरों के मायने हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। पहली खबर, जानिए क्यों लोकसभा में लाल हुए ललन सिंह। दूसरी खबर यह कि फूलपुर पर हाउसफुल सियासत को भी समझना होगा। तीसरी खबर यह है कि जाति गणना पर रोक वाली सुप्रीम गुहार को भी जानना चाहिए। समझिए जाति की गिनती पढ़ाई से ज्यादा क्यों जरूरी है, यह भी आप देख पाएंगे। और इसके अलावा शिक्षकों से पहले सहयोगियों के साथ बैठक के मायने को आप समझ पाएंगे। सबसे पहले मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह लोकसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 का विरोध करने के दौरान खासा तय में आ गए। उन्होंने बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब इनकी विदाई तय है। साथ ही लोकतंत्र और लोकलाज की भी बात की, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ललन सिंह को जवाब दिया, आप तो लोकलाज की बात ही मत करिए, क्योंकि जिस चारा घोटाला को लेकर बिहार की जनता के सामने गए, आज उसी चारा घोटाला करने वालों के साथ बैठे हैं। बैठिए ना बाबा, आप बैठिए, विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए, आप बोलिए ना। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। खबर समझिए, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ललन सिंह बिहार में मंत्री रहे हैं और अभी मुंगेर से सांसद हैं। जेडीयू करीब 17 साल तक एनडीए का साथी रहा। करीब करीब इतने ही सालों तक ललन सिंह भी एनडीए के सहयोगी रहे। लेकिन आज जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं और इसकी कड़वाहट नेताओं के बयान में देखी जा रही है। लोकसभा में दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग का बिल पेश हुआ था। बहस के दौरान बीच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कुछ बोल रहे थे और इसी बीच ललन सिंह ने झल्लाकर उन्हें बैठने के लिए कहा, जिस पर अमित शाह ने ललन सिंह को सलाह दी कि चारा घोटाले के विरोध में राजनीति करने वाले आज घोटालेबाजों के साथ बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा से गुरुवार को पास हो गया और इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। सरकार का पक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखा। अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया। जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे। जबरदस्त गर्मा गर्म बहस के बीच लोकसभा में दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा बिल पास हो गया। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, गठबंधन बचाने के लिए आज विपक्ष एकजुट हुआ है। जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। बिल के विरोध में विपक्ष की तरफ से तमाम दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। बैठिए ना बाबा, आप बैठिए, विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, जो आप लेकर आए हैं वो संघीय ढांचे पर आघात है, लोकतंत्र के खिलाफ। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। अमित शाह ने तुरंत ललन सिंह पर पलटवार किया और कह दिया कि लोकलाज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे।
अमित शाह ने सरकार के फैसले के पक्ष में दलील देते हुए यहाँ तक कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में थे। खैर, लोकसभा में तो बिल पास हो गया, असली लड़ाई राज्यसभा में देखने को मिलेगी, देखना होगा केंद्र सरकार विपक्षी एकजुटता के चक्रव्यूह को कैसे भेदती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समझिए दिल्ली वाले विधेयक में क्या प्रावधान है। नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया। इसमें उपराज्यपाल को अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है और उपराज्यपाल को अंतिम अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है। यह बिल लोकसभा में पास हो गया। समझिए विधेयक केंद्र सरकार क्यों लाई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को एक फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर समेत सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास है और इसे पलटते हुए केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 लागू किया था। चूंकि अध्यादेश को पूर्णतः कानून बनाने के लिए संसद में पास कराना होता है और यही वजह है कि इस अध्यादेश की जगह ही विधेयक लाया गया। अब सरकार का तर्क समझिए। दिल्ली ना तो पूरी तरह से राज्य है और ना ही पूरी तरह से संघ शासित प्रदेश। संसद को आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली के मुद्दे पर संसद में कानून बनाने का अधिकार है और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं। फूलपुर सीट पर चर्चा हो रही है और इसी चर्चा को लेकर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। आखिर क्या है सियासत का फूलपुर कनेक्शन, इस रिपोर्ट को देखिए। नीतीश कुमार के यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने पर बिहार की सियासत तेज है। मंत्री श्रवण कुमार के बाद बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी बयान दिया है। कहा है इस पर कोई चर्चा पार्टी की ओर से नहीं हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग है कि नीतीश फूलपुर से लड़ें। वैसे इतना जरूर कहा कि यदि पीएम गुजरात छोड़कर बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो नीतीश कुमार फूलपुर से क्यों नहीं। समय पर निर्णय लेंगे, उसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी का गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर नीतीश कुमार कैसे? जिसका गढ़ कब है, कहाँ किसका गढ़ है? गढ़ तो गुजरात में था तो बनारस का ही चले आए लड़ने के। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। नीतीश कुमार जी को बिहार में डर लग रहा है, तब न भाग के दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। उनको पूछ के रहा है चिंता कौन है फूलपुर में। नीतीश कुमार जी को किस मॉडल लेके जाएंगे? अरे जमानत जब्त बिहार में होगा, वहां तो छोड़ दीजिए, बिहार में ही वो चुनाव लड़ने की स्थिति में है। बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश फूलपुर जाकर क्या कहेंगे, विकास के कौन से मॉडल का जिक्र नीतीश वहां करेंगे। वैसे लोकसभा चुनाव आने में वक्त है, पर नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के नेता के तौर पर यदि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो इसका सीधा संदेश जेडीयू कैडर बीजेपी को देगा कि नीतीश विपक्ष के प्रधानमंत्री फेस हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फूलपुर पर हाउसफुल सियासत को समझने के लिए समझना यह जरूरी है कि जेडीयू का फूलपुर पर ही जोर क्यों है। फूलपुर सीट यूपी के प्रयागराज जनपद में आता है और प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बना। नीतीश के रेल मंत्री रहते ही प्रयागराज को यह गौरव हासिल हुए। फूलपुर लोकसभा सीट कुर्मी बहुल क्षेत्र है और फूलपुर सीट पर 3 लाख कुर्मी वोटर हैं। फूलपुर से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। फूलपुर से वाराणसी की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है और वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं। फूलपुर लोकसभा सीट बिहार से सटा है। नीतीश को कांग्रेस एसपी का समर्थन मिल सकता है। नीतीश यूपी में बीजेपी को घेरते हैं तो आईएनडीआईए मजबूत होगा। सवाल उठता है कि क्या फूलपुर से आईएनडीआईए की तकदीर बदलने वाली है। फूलपुर सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। जेडीयू यहां से नीतीश को मैदान में उतारना चाहती है। नीतीश अगर जीतते हैं तो आईएनडीआईए की ताकत बढ़ जाएगी। यूपी की दूसरी सीटों पर भी इसका असर दिखेगा। दूसरे राज्यों की कई सीटों पर इसका असर होगा। नीतीश विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बन जाएंगे। पीएम मोदी को टक्कर देने की राह बनाएंगे। जेडीयू की ताकत अचानक से बढ़ जाएगी
और जीत के दम पर जेडीयू बेहतर डील कर पाएगी। पीएम पद के लिए नीतीश की दावेदारी भी बढ़ जाएगी। जनाधार वाले नेता होने के बावजूद नीतीश कुमार ने 2004 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा है। 2004 में उन्होंने नालंदा और बाढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा। बाढ़ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि नालंदा से चुनाव वे जीते थे। और 19 साल से उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है और यही वजह है कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जातिगत गणना जारी रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे कराने की अनुमति दी थी। वैसे बिहार सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की गई है। सरकार जातिगत गणना को लोगों के हित में बता रही है तो विरोधी इसे गैर जरूरी बता रहे हैं। बिहार में जातीय गणना का मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल मंगलवार को दिए पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इस बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के कास्ट सर्वे को जारी रखने का फैसला सुनाया था। इस आदेश के बाद बिहार सरकार के निर्देश पर जाति की गिनती के लिए सरकारी शिक्षकों को ड्यूटी पर भी लगा दिया जा चुका है। इस बीच अखिलेश कुमार नाम के शख्स ने बिहार में कास्ट सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पूरे बिहार में जातिगत आधारित गणना का सर्वे करने का इजाजत दे दिया था और इसी पूरे फैसले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के इस फैसले की समीक्षा करे। हालांकि इस पूरे मामले में बिहार सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। उनकी तरफ से कैविएट अर्जी दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि बिना बिहार सरकार के पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट एक तरफा आदेश जारी न करे। तो ऐसे में मामला देश की अब सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। अब देखना बेहद अहम होगा कि पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करता है या फिर पटना हाई कोर्ट के आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है। बिहार सरकार कास्ट सर्वे कराने के पक्ष में है तो विरोधी दलों के नेता जाति की गिनती नहीं चाहते। दरअसल सरकार का दावा है कि इससे सबका भला होगा, लोगों की जाति, रोजगार का पता चलेगा। विपक्षी दलों का दावा है कि इससे जातीय उन्माद बढ़ेगा। वोट के लिए सरकार पर जातीय उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कास्ट सर्वे जारी रखने का फैसला सुनाया, जिसके बाद शिक्षकों को जाति गिनने के काम में लगा दिया गया है। तो वहीं याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से संविधान के अनुरूप और कानून के अनुरूप आदेश नहीं है, लिहाजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर सुनवाई करने का हम लोगों ने प्रार्थना की। बिहार सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें आग्रह किया गया है कि सरकार का पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जाति गणना पर रोक वाली सुप्रीम गुहार को समझना होगा। बिहार में 2 चरणों में जाति गणना हो रही है। पहले हाईकोर्ट ने जाति गणना पर रोक लगाई थी। अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने जाति गणना को इजाजत दे दी, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। तर्क यह है कि जाति गणना की आड़ में जनगणना कराकर जातीय उन्माद फैलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में फिर से जातीय गणना शुरू होने के बाद स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था बेपटरी हो गई। वजह है कि जातीय गणना और पटना के महंत हनुमान शरण दास +2 स्कूल में 25 में से 1 शिक्षक को छोड़कर सभी जाति गिनने निकल गए। इस तस्वीर को जरा देखिए। 13 छात्र और 1 शिक्षक। अब आप कहेंगे इसमें आश्चर्यजनक क्या है? तो चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्कूल में 1600 छात्र हैं और 25 शिक्षक भी, लेकिन एक को छोड़कर बाकी गुरुजी जाति गिनने चले गए हैं, जिसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बच्चों ने भी छुट्टी मार ली। तस्वीरें पटना के महंत हनुमान शरण दास +2 स्कूल की है। सर टीचर लोग नहीं है, जनगणना में जा रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। आज कितने टीचर आए हैं? आज तो आए हुए थे टीचर, लेकिन सब चले गए। सब चले गए? यस सर। पढ़ाई क्या हुई? पढ़ाई हुआ, केमिस्ट्री हुआ और फिजिक्स हुआ।
सरकार का आदेश है कि बच्चों को पढ़ाने के बाद शिक्षक जातीय गणना का काम करेंगे, लेकिन पटना के इस स्कूल के शिक्षक 10:30 बजे के पहले ही जाति गिनने निकल गए। तो अभी घड़ी के 10:25 हो रहे हैं और जरा क्लासरूम की आप तस्वीर देख लीजिए। तकरीबन सभी क्लास खाली पड़े हुए हैं और एक क्लास में मात्र 13 बच्चे बचे हुए हैं, जिसमें एक गुरुजी मौजूद हैं। यानी पूरे स्कूल में एक टीचर जो है बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में के पाठक के आने के बाद से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। बच्चों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और स्कूल नहीं आने पर गुरुजी लोगों की सैलरी तक काट दी जा रही है। लेकिन सवाल है कि जब गुरुजी जाति गिनेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए समझिए जाति की गिनती पढ़ाई से ज्यादा जरूरी क्यों है। बिहार में जातीय गणना सरकार करा रही है और सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो बदल गई। अब गुरुजी पढ़ाने से पहले निकल जा रहे हैं जाति गिनने के लिए। के पाठक ने जो सख्त फैसले लिए उसका पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। शिक्षकों की ड्यूटी जाति की गिनती के लिए लगा दी गई है और जाति की गिनती को हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सरकार इसे अपनी नैतिक जीत मानती है। कई सख्त फैसलों को स्थगित कर दिया गया। वैसे पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक संघों की मांग को लेकर होने वाली बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन के विधानमंडल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम समेत शिक्षा मंत्री मौजूद होंगे। सीएम नीतीश कुमार जल्द ही शिक्षक संघ के नेताओं से मिलने वाले हैं, लेकिन उस बैठक के पहले सीएम नीतीश महागठबंधन के नेताओं से मिलेंगे। 5 अगस्त को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधानमंडल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर समेत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी मौजूद रहेंगे। हम जब जाएंगे, सभी घटक दल के लोग, विधायक दल के नेता जो जाएंगे, तो बिल्कुल ये तो हम जो शिक्षकों की मांग है उस मांग को रखेंगे कि बिना कोई शर्त के आप इनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। महागठबंधन के नेताओं की राय जानने के बाद दूसरे चरण में सीएम के शिक्षक संघ के नेताओं के साथ बैठक होगी। बैठक से पहले शिक्षा विभाग ने सीएम हाउस को भेजी सूची। राज्य के रजिस्टर्ड शिक्षक संगठनों की भेजी सूची। दूसरी बैठक में भी महागठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। सरकार गठन के करीब 1 साल बाद जब सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक होने जा रही है, माले के नेताओं का कहना है कि वो सरकार से मांग करेंगे कि शिक्षकों की मांगों पर विचार करें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक्शन में और के पाठक अचानक गुरुवार को स्कूलों का निरीक्षण करने अरवल पहुंच गए। उस समय स्कूल में क्या कुछ दिखा, इस रिपोर्ट में देखिए। आप बड़े सचिवालय में होना चाहिए, आप बड़ा बाबू छोटा बाबू आदेश दे रहे हैं आपको, और इसको लिखित में दीजिए कि स्कूल को टेक ओवर करें। डीओ साहब चिट्ठी आज ही देके शाम तक मुझे चिट्ठी बताइए। आप इस स्कूल को टेक ओवर कीजिए लिखित में, ठीक है, और इसकी अपने फंड से सफल जाएगी। ठीक आएगा पैसा आएगा। 45 लाख रुपए पड़ा है, बिल्डिंग भी बन के पड़ी है। ये हटाने में जल्दी साथ दे रहा है इसको। के पाठक एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसे आज पूरा बिहार जानता है। अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाने वाले के पाठक आजकल बिहार के स्कूलों की दशा सुधारने में लगे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार को अचानक स्कूलों का निरीक्षण करने अरवल पहुंच गए। फिर वहां जो हुआ उसकी झलक आप देख चुके हैं। के पाठक ने गांधी स्मारक बालिका हाई स्कूल, सकरी, मध्य विद्यालय रसीदपुर के अलावा 5 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिससे स्कूलों में खलबली मच गई। हड़कंप इतना था कि स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर गए शिक्षक भी स्कूल पहुंच गए। के पाठक शिक्षकों और व्यवस्था के प्रति सख्त दिखे, लेकिन बच्चों के प्रति उतना ही सॉफ्ट। छात्रों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कंप्यूटर और हाल के दिनों में कोचिंग के हालात से जुड़े सवाल पूछे। कंप्यूटर इसको आता है चलाना? नहीं आता। अच्छा यहाँ लगा दे तो पढ़ेंगे कंप्यूटर? कोचिंग कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हैं। पटना से चलकर अरवल जाने के दौरान के पाठक ने जिला मुख्यालय के 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया।
सभी विद्यालयों में शौचालय, कंप्यूटर की पढ़ाई, लाइब्रेरी संचालित करने का निर्देश दिया। न्यूज 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। और आइए देखते हैं